तो आपका दूसरा आ चुका है, लेकिन इसको हाँ। खत्म करते ही तो जो टेस्ट होता है वो कभी दिखा मतलब दिखाएंगे नहीं क्या? जैसे हमने दिया था तो कॉपी वापसी ना करेंगे ना चेक वही टीचर से बात करना पड़ेगा। जो टीचर टेस्ट लेते हैं। लेकिन जब टेस्ट करेंगे तो ये बात करने को नहीं है। अब देखो लास्ट स्टेप जो आपका था वो टीलोपेड था। टीलोपेड स्टेज आपकी अंत्यावस्था कहलाती है। अंत्यावस्था में क्या होता है क्रोमोसोम्स, मान लीजिए आपका कोई एक सेल था, इसके अंदर ये आपका स्पिंडल फाइबर बन चुके थे, ये आपका पोल था, पोल थे, ये स्पिंडल फाइबर थे, न्यूक्लियोल थे, स्पिंडल फाइबर होंगे तो आपके तो तर्क तंत्र किससे जुड़े होते हैं? पोल से। तर्क तंतु एक तरफ पोल से जुड़ा होगा, एक तरफ काइनेटोकोर से जुड़ा होगा। काइनेटोकोर बताया था आपको? देखिए अगर आपको ना मालूम हो तो काइनेटोकोर मीन्स होता है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम्स है। गुणसूत्र का मध्य बिंदु। हाँ, तो गुणसूत्र का मध्य बिंदु गुणसूत्र बिंदु कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहेंगे। तो ये आपके क्रोमेटिड्स से अर्धगुणसूत्र कहलाते हैं, अर्धगुणसूत्र होते हैं, क्रोमेटिड होते हैं, ये आपके सेंट्रोमियर होते हैं। इसमें आपके क्रोमेटिन फेस होते हैं। जो आपका तर्क तंतु होता है ये आपके क्या होते हैं? काइनेटोकोर से लगे होते हैं। काइनेटोकोर से लगे होते हैं यहाँ से। तो ये स्पिंडल फाइबर है, ये काइनेटोकोर से अटैच होता है। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या हो जाएंगी? सब काइनेटोकोर सेंट्रोमियर के बाद वाली लेयर है। हाँ, अपर बाहर की लेयर है। जैसे मान लीजिए ये डस्टर है तो इसके बाहर की जो लेयर है बाहर से वो काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर से ही आपकी स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। तो फिर सेंट्रोमियर का वर्क क्या है? सेंट्रोमियर आपके क्रोमेटिड को जोड़े रखते हैं, क्रोमोसोम को जोड़े रखते हैं। ये क्रोमोसोम को जोड़े हैं मीडियम से, और तर्क तंतु वैसे जुड़े हैं यहाँ से एक एक से। मान लीजिए एक क्रोमोसोम है तो एक से जुड़ा है, फिर दूसरा होगा दूसरे तर्क तंतु से जुड़ा है, वो तर्क तंतु काइनेटोकोर से जुड़ा है, और सेंट्रोमियर से जुड़ा है आपके ये क्रोमेटिड अर्धगुणसूत्रों को जोड़े। क्लियर? यहाँ पे ये आपको जो थे आपके इसके पहले भी स्टेज में आप एनाप्लेन देते इस तरह एनाप्लेन में। तो टीलोफेज में क्या काम करते हैं ये? टीलोफेज में ये आपके कंडेंस हो जाते हैं, एक तरह से खत्म हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो ये आपने क्या हो जाएंगे स्टेज में? पोल में पहुंच जाएंगे। इस तरह करके आपके 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगे इंटरनल, मतलब ये 2 सेल के अंदर हो जाएंगे। और फिर इनमें से आपका साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, तो क्या बन जाएंगी? 2 सेल बन जाएंगी, 2 सेल बन जाएंगी। ये आपकी अंत्यावस्था हो जाती है। तर्क तंतु खत्म हो जाता है, क्रोमोसोम एक साथ मिक्स हो जाते हैं, फिर वो आपके सेपरेट 2 सेल बन जाते हैं, 2 सेल बन जाते हैं, 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। क्लियर? देखिए पहले से ध्यान दे लीजिए, पहले में क्या होता है आपके प्रोटीन में अलग अलग पेयर बनाते हैं प्रोटीन पूर्वावस्था में,
पूर्वावस्था में ग्रह बनाते हैं, मध्यावस्था में मिडिल में जाते हैं, मध्यावस्था में मिडिल में जाते हैं, फिर ये अवस्था आती है, पश्चावस्था आती है, इसमें आते हैं, या आपकी पूर्वावस्था है, ये मध्यावस्था है, ये आपकी पश्चावस्था है, ये आपकी अंत्यावस्था है, अंत्यावस्था। इस तरह करके आपके इसमें से जो 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और 2 सेल का फॉर्मेशन होना मीन्स आपके डिप्लॉयड सेल की माइटोसिस में अगर आपको याद न रहेगा तो क्या करना है, मान लीजिए ये आपकी 2n सेल है, डिप्लॉयड सेल है, द्विगुणित कोशिका है, द्विगुणित कोशिका है, और द्विगुणित कोशिका आपकी क्या करती है, द्विगुणित कोशिका भी आपकी 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, तो ये भी आपकी 2n में हो जाती है। द्विगुणित कोशिका आपकी किसकी होती है, 2n में होती है। माइटोसिस में याद रखना है वो एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो समसूत्री विभाजन कहलाता है। पहली कोशिका जो रहती है वो भी द्विगुणित होती है, और दूसरी भी आपकी द्विगुणित होती है। तभी तो आप देखेंगे 4 गुणसूत्र लिए थे, यहाँ पर भी 4 गुणसूत्र है, 4 गुणसूत्र बचते हैं। इस प्रकार का चलकर आपके दोनों कोशिकाएं द्विगुणित हो जाती है। क्लियर? इतना ही ध्यान रखना है। ज्यादातर ये दैहिक कोशिकाएं बनाती है, कायिक कोशिकाएं बनाती है, शरीर के अंगों का निर्माण करती है। जनन की जो कोशिकाएं होती है वो आपका अर्धसूत्री विभाजन करती है, युग्मकों का निर्माण आपके अर्धसूत्री विभाजन करते हैं, चाहे तंतुओं में हो और चाहे आपके पौधों में हो। जैसे परागकण, गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु, शुक्राणु, अंडाणु, या आपके कह सकते हैं फ्लोरल बर्ड, फ्लोरल बर्ड बोले तो पुष्प कलिका, इनका निर्माण आपके अर्धसूत्री विभाजन से होता है। शरीर के अंगों का, मान लीजिए मेरी 2 आंखें हैं, मेरे पेरेंट्स की 2 आंखें, 4 उंगलियां हैं तो 4 उंगलियां बनाई, ऐसा तो नहीं याद रखना। जैसा शरीर हमारे पेरेंट्स का था वैसे ही आपका आया। तो इनका निर्माण आपको सोमैटिक कोशिकाओं से होता है, कायिक कोशिकाओं से होता है। कायिक कोशिकाओं में कैसा, जैसे कोई तने का निर्माण होना, पत्तियों का। अब कोई कहते हैं सर लघु बीजाणु गुणसूत्र की संख्या कितनी है, हाइप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? वो हाइप्लॉइड होगा, लेकिन जड़ तना पत्ती में आपका डिप्लॉइड रहेगा, द्विगुणित रहेगी। जड़ तना पत्ती में डिप्लॉइड होगा, लेकिन लघु बीजाणु गुरु बीजाणु हाइप्लॉइड होगा, अगुणित रहेगा, क्योंकि वो जन्म की कोशिकाएं हैं। मियोसिस में क्या रहता है, देखिए इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, हेड डाल लीजिए, अंत्यावस्था। अंत्यावस्था डालिए। सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में, सूत्री विभाजन के अंतिम अवस्था के प्रारंभ में गुणसूत्र अपने ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। गुणसूत्र अपने ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और दोनों ध्रुव की ओर एक समूह में एकत्रित हो जाते हैं। इस अवस्था की मुख्य घटनाएं, इस अवस्था की मुख्य घटनाएं निम्नवत होती हैं। पहला गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्र हो जाते हैं।
पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। दूसरे नंबर, गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। थर्ड नंबर, केंद्रिका कालजिकाय अंतःद्रव्य जालिका का केंद्रिका कालजिकाय अंतःद्रव्य जालिका का पुनः निर्माण हो जाता है। पुनः निर्माण होता है, पुनः निर्माण हो जाता है। अब अगला लीजिए, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। अगला है कोशिका द्रव्य विभाजन। फर्स्ट पॉइंट का लास्ट में समझा सकते हैं। और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो, पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। कैसे? जैसे मैंने कहा था कि मेहनत फेज में आपके क्या थे, पश्चावस्था में ये था कि नहीं था, फिर ये किस में जाता है, ऐसे जाता है, ये बन जाते हैं। तो ये जो आपके स्पिंडल फाइबर थे खत्म हो चुके हैं, तो ये मिक्स हो जाते हैं फिर से। इनकी पहचान ये कोशिका द्रव्य में फिर से मिक्स हो जाते हैं, ये अलग अलग नहीं रह जाते हैं। मतलब एक तरह से इनकी पहचान खत्म हो जाती है। जैसे कोशिका द्रव्य में कौन कहाँ किस जगह है, पूरी कोशिका द्रव्य में ये मिक्स हो जाते हैं एक तरह से, ये इस तरह हो जाते हैं, मतलब खो जाते हैं कोशिका द्रव्य के भीतर। कोशिका हमारी बने रहती है, कोशिका मैच्योर हो जाती है पूर्णतया। अभी तक एक स्पिंडल फाइबर से लगे हुए थे, तो एक एक दिखाई दे रहे थे सब, एक इधर है एक इधर है। अब जब ये कोशिका के अंदर पहुंच गए, स्पिंडल फाइबर खत्म हो गया, केंद्रिका बन गया, गाल्जी बॉडी बन गई, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया, तो इसका मतलब क्या रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर आपका ये पूरा का पूरा आपके एक न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कह दिया जाए आपके गाल्जी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, गाल्जी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं आपकी गाल्जी काय, गाल्जी काय कहते हैं। और आपका न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन हो जाएगा इसी में से, केंद्रिका कहते हैं इसको, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन हो जाएगा, निर्माण हो जाता है केंद्रिका का। और इसी में से आपका
अंतःद्रव्यी जालिका का निर्माण हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्यी जालिका, इसे ER में कहते हैं। तो आगे चलकर ये ER क्यों ER बन जाता है? क्योंकि इसका ओरिजिन आपके केंद्रक कला के होता है। केंद्रक कला जो रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो अंतःद्रव्यी जालिका, केंद्रक कला से अंतःद्रव्यी जालिका का निर्माण होता है। इस वजह से आपकी ये पूरे के पूरे ये आपकी लास्ट स्टेज है और ये सब न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको कैरियोकाइनेसिस बोला था हमने। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोन मीन्स ग्रीक भाषा में आपको बताया था केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। देख लीजिए कैरियोकाइनेसिस को कैरियोन मीन्स ग्रीक भाषा में केंद्रक कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, और काइनेसिस मीन्स आपका क्या कहलाता है? डिवीजन, डिवीजन कहलाता है। तो ये दोनों प्रोसेस आपकी क्या हो गई? केंद्रक के अंदर हो गई। अब क्या रहता है अब इसके बाद क्या होगा? ये आपकी क्या रही थी? कैरियोकाइनेसिस हो गई। अब इसके अंदर साइटोकाइनेसिस रहता है। साइटोकाइनेसिस होती है मतलब साइटोप्लाज्म का डिवाइड। जब केंद्रक का विभाजन हो जाता है हमारा, केंद्रक का विभाजन हो जाता है हमारा, तो क्या रहेंगे? इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस बोले तो आपकी कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन, साइटोकाइनेसिस का विभाजन होता है। मतलब केंद्रक का विभाजन कंप्लीट हो गया है, इसके अंदर केंद्रक का विभाजन कंप्लीट है। अब आपके कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। अब कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होता है तो दो कोशिकाएं बन जाएंगी, क्योंकि हमारे पास चार, एक तरफ ये बन गए हैं गुणसूत्र केंद्रक। अब एक आपको ये नियम मालूम होगा कि एक कोशिका में दो केंद्रक नहीं रह सकते, नहीं रहते, बन कितने रहे केंद्रक? तो ऑटोमेटिक ये आपकी डिवीजन चालू कर देती है। एक तरह से दो आपके डिवीजन, कोशिका द्रव्य में डिवीजन हो जाता है एक तरह से। इसी वजह से साइटोकाइनेसिस कहलाता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। लिख लीजिए कोशिका द्रव्य के विभाजन से सूत्री विभाजन के दौरान, सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में पृथक होना, संतति केंद्रकों में पृथक होना केंद्रक विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में दो कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं, दो कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं और इस प्रकार दो संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार दो संतति कोशिकाएं बन जाती हैं
इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। प्राणी कोशिका का विभाजन, प्राणी कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य में एक खांच बनने से संपन्न होता है। जीव द्रव्य एक खांच बनने से संपन्न होता है। किससे? लेकिन किससे संबंध होता है? खांच बनने से संपन्न होता है। ये लिखिए आपने। अब सूत्री विभाजन का महत्व अर्धसूत्री विभाजन इसको खत्म करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन आपकी दो अवस्थाओं में पूरा होता है। मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन आपको जिसे कहते हैं मियोसिस। मियोसिस कहते हैं इसको। अब मियोसिस में क्या रहता है? आपकी दो अवस्थाएं पूरी होती है, एक मियोसिस फर्स्ट, एक मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज
मेटाफेज फर्स्ट, जिसे मध्यावस्था फर्स्ट, जिसे आपको एनाफेज फर्स्ट, ये आपकी पश्चावस्था फर्स्ट, और फिर आपकी टीलोफेज फर्स्ट, ये आपकी अंत्यावस्था फर्स्ट। फिर आपकी प्रोफेज सेकेंड, पूर्वावस्था द्वितीय, मेटाफेज, मध्यावस्था द्वितीय, एनाफेज, पश्चावस्था द्वितीय, और आपकी टीलोफेज, अंत्यावस्था द्वितीय रहता है। तो प्रोफेज फर्स्ट होती है वो आपकी 5 अवस्थाओं में पूरी होती है। कैसे? आपकी लेप्टोटी, जाइगोटी और आपकी पैकिटी, डिप्लोटी। प्रोफेज फर्स्ट 5 अवस्थाओं की, कौन सी? लेप्टोटी, जाइगोटी। इनका सीरियल भी बेटा पूछा जाता है, जैसे सीरियल सिखाया है वैसे सीरियल याद रखना है। लेप्टोटी, जाइगोटी, पैकिटी, डिप्लोटी और डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस इन अवस्थाओं में पूरी होती है प्रोफेज पर। सबसे बड़ी अवस्था है, इनका सीरियल भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन अवस्था आती है, सबसे बाद में कौन आती है, दूसरे नंबर पे कौन आती है, तीसरे नंबर पे कौन आती है। सबसे बड़ी अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की 5 अवस्थाओं में विभक्त होती है, प्रोफेज फर्स्ट है। इस मियोसिस में क्या रहता है? मान लीजिए कोई आपकी डिप्लॉइड सेल्स है 2n, इसमें से आपकी 2 सेल डिवाइड होगी, ये आपकी मियोसिस फर्स्ट हो गई। इसी जगह आपका 23 हो जाएगा, n हो जाएंगी, n हो गए। सेकेंड स्टेज जो आती है ये अवस्था, इसमें आपकी फिर 2 सेल हो जाएंगे, लेकिन क्रोमोसोम नंबर इसमें फिर से नोट रहते हैं। कभी कभी इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था समसूत्री विभाजन भी कहलाती है, क्योंकि गुणसूत्र समान। आपको अगर सब कुछ भूल जाए तो इतना नहीं भूलना चाहिए कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं, गुणसूत्र संख्या समान। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं और गुणसूत्र की संख्या आधी। इसी वजह से इसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? अर्धसूत्री विभाजन। इतना नोट कर लीजिए। बाकी सब अवस्थाएं आपकी एक सबके यही नाम है। प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाएं हो जाती है, बाकी सब यही रहती है। जैसे मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज की 5 अवस्थाएं, फिर मियोसिस फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। वो सीरियल भी याद कर लीजिएगा।
कोशिका प्रथम अर्धसूत्री से द्वितीय अर्धसूत्री में जा रही है तो अंतराल अवस्था कहलाती है, इंटरकाइनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? इससे इसमें जाना इंटरकाइनेसिस कहलाता है, अंतराल अवस्था। प्रथम अर्धसूत्री से द्वितीय अर्धसूत्री में जाए, ये याद रहेगा पक्का, ध्यान रखिए। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, G1 S G2 है, उसका चक्र तो बताया हमने, याद होगा ना आपको ये, उसका चक्र G1 S G2 M, ये M फेज में है हो नहीं है सब, ये जो चक्र हो रहा है किसमें हो रहा है? M फेज में। M फेज में एक बार होता है, या तो माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, साथ साथ में नहीं होंगे। क्या अगर कोई कोशिका मियोसिस कर रही है तो मियोसिस होगी, और कोई कोशिका माइटोसिस कर रही है तो माइटोसिस होगी। गुणसूत्र डबल एस फेज में होते हैं, गुणसूत्र डबल डीएनए का टेस्ट, हाँ डीएनए का द्विगुणन होता है इसमें रेप्लिकेशन। गुणसूत्र आपके नहीं होते, गुणसूत्र एम फेज में, गुणसूत्र आपके एम फेज में ही होते हैं, एम फेज में आधे हो जाते हैं, डबलिंग कहीं नहीं होती है, आधे होते हैं। जो विभाजन होता है वो द्विगुणित में होता है, वहां कहाँ डबलिंग हो रही है? समसूत्री में बराबर होने की छूट जा रहे थे। जैसे मान लीजिए इसमें 46 है तो 46 ही 2 कोशिकाएं मिल रही थी ना, 46 ही 2 कोशिकाएं विभाजित हो रही थी, 2 कोशिका विभाजित हो रहा है। ये नोट कर लीजिए।